सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, जिस तरह की जोई विश्वास जी, टीएमसी भी खुश है, उधर बीजेपी भी जश्न मना रही है कि हमने 10,000 के आंकड़े को छू लिया है। यह प्रदर्शन क्या कहलाता है? और ममता बनर्जी का ये जो क्लीन स्वीप है, क्या आपको लग रहा है कि 2024 के चुनाव को भी प्रभावित करेगा? जी चित्रा जी, मैं पहले आपको कहना चाहूंगी, देखिए लोकतंत्र में कोई पार्टी जीतेगा कोई पार्टी हारेगा। लोकतंत्र की ये मतलब ये यहाँ का अच्छी बात है कि लोग यहाँ पर अपने राय अपने मतदान खुद कर सकती है। आप पूछ रही थी कि पंचायत के साथ लोकसभा में इतना फर्क क्यों होता है, ये आंकड़े अब दिखा रही थी। हाँ। पंचायत के जो मुद्दे हैं वो लोकसभा के मुद्दे दोनों सेम नहीं है, दोनों एक नहीं है। अगर पंचायत के अगर आप मुद्दे देखेंगे तो यहाँ पे लोकल बॉडीज चुनाव है। ये लोकल बॉडीज चुनाव में आमतौर पे जो लोग देखते हैं कि आपके घर में पानी आ रहा है कि नहीं, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, रास्ते आपके बने कि नहीं, आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें आपके डॉक्टर और अवेलेबिलिटी है कि नहीं, आपका शिक्षा स्वास्थ्य जो भी है उसके मुद्दे मद्देनजर रखते हुए लोग ये चुनाव में वोट डालने जाते हैं। बीजेपी की ओर से कहना है कि पूरी की पूरी मशीनरी लग गई थी मतपेटियों को लूटने में, जो गुंडे थे गुंडागर्दी करने की छूट दी जा रही थी, कोई कुछ कर नहीं रहा था। अगर ये सब नहीं होता तो इतनी बड़ी तस्वीर टीएमसी के पक्ष में नहीं जाती। जो विश्वास जी, चित्रा जी, एक कहावत है हिंदी में, बंगाली में भी है, नाच ना जाने तो आंगन तेरा। अगर आप बीजेपी से पूछिए कि उनके कितने कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनके तो कैंडिडेट ही नहीं थे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। आज बोल रहे हैं नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया, कौन नहीं करने दिया नॉमिनेशन फाइल? हम लोग तो 2 हेल्पलाइन नंबर खोले थे। एक था एक डाके अभिषेक, मतलब एक कॉल से अभिषेक बनर्जी को आप रीच कर सकते हैं एमपी। दूसरे ममता बनर्जी के खुद भी हेल्पलाइन खोले हुए थे। हमारे मिनिस्टर्स खुद उनके हमारे आपके जो बीजेपी के यहाँ पे सुकांत मजूमदार प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट, उन लोगों को ऑफर किया था अगर आपका कोई कैंडिडेट मतदान अगर नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पा रहा है तो हम लोग को बोलिए, हम लोग लेके जाएंगे उसको नॉमिनेशन फाइल कराने। तो मुद्दा अलग है, लोकसभा के मुद्दा अलग है। लोकसभा में लोग आमतौर से पूछते हैं कि आप लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, क्या आप लोग गवर्नमेंट में शामिल होंगे, कई सारे मुद्दा आते हैं उसमें। देश ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे अलग हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में टीएमसी का जो ग्राफ है वो अचानक से बढ़ जाता है, जबकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में ऐसा नहीं रहता है। इसके बारे में जो एक्सपर्ट है मैं उनसे जानूंगी, जल्दी से बीजेपी की भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। सैयद जफर इस्लाम साहब, ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है नतीजों के बाद। उनका यह कहना है कि बंगाल के लोगों के दिलों में टीएमसी बसती है और बीजेपी को आईना बंगाल के लोगों ने दिखा दिया है नतीजों से। देखिए, सबसे पहली बात तो कि बंगाल के लोगों में के दिलों में टीएमसी नहीं बसती है, बल्कि डर बसता है। टीएमसी का डर बसता है, इसलिए हर लोग बहुत ही डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है। इसलिए टीएमसी के जो गुन्स हैं उनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी छूट है। आप दंगा करो, मारो। और अभी जो कह रही थी टीएमसी के प्रवक्ता को एक हेल्पलाइन रखा है, 1 नंबर 2 नंबर, बेसिकली टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन जा रहा है वहां पर नॉमिनेशन करना चाहता है और उसको पहले ठिकाने लगा दो। मौत के सौदागर है ये लोग, मौत के घाट उतारने में एक्सपर्ट है। और इसलिए लोगों ने जिसने भी कोशिश की कि वहां वोट देने जाएंगे बीजेपी को, उसको आप देखिए किस तरह से। अरे 9,000 से ज्यादा तो आपने भी जीता ही है ना पहले के मुकाबले, तो आपका अच्छा प्रदर्शन है सैयद जफर इस्लाम साहब। वो भी तो वही उसी जनता से, उसी तरह की मशीनरी से सामने आया है। चित्रा जी, वो बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2019 में आपने देखा था 41 और 43 का फर्क था, नेक टू नेक जो था, वैसे ही फर्क यहाँ पर भी आपको दिखता है। इसलिए कि जनता जो है बिल्कुल जानती है कि हमें बीजेपी को वोट करना है और करना चाहती है। लेकिन इनके बलवाइये जितने हैं, इनके जितने जो गुड्डा और जो गूंज जो है, वो जितने एलिमेंट्स है, वो बिल्कुल बीजेपी के लोगों को मारना चाहती है, मौत के घाट उतारना चाहती है। और इसी के वजह से लोगों में कहीं ना भय और डर और भय का माहौल में बहुत सारे लोग चाहे नॉमिनेशन भी फाइल नहीं किया, और नॉमिनेशन जो वोट देने जाते हैं उनको इनके गूंज ने किस तरह पीटा है वो आप देख सकते हैं। 45 सीधे मैं अतुल अंजान जी आपके पास आते हुए, लेफ्ट जो एक वक्त पर गढ़ रहा करता था, पश्चिम बंगाल लेफ्ट का गढ़ रहा करता था, वहां पर आप लोगों का यह हाल हो गया है। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर लगातार बीते कई चुनाव से बीजेपी का दबदबा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अतुल अंजान जी, आज की ये आंकड़े किस दिशा में संकेत कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह के दंगे फसाद, जिस तरह के दोहरापन, जिस तरह की सत्ता की मशीनरी,
जिस तरीके से लोगों को प्रलोभन दिया गया है, उससे निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस पर एक बहस चल पड़ी है। और इस पूरी बहस के अंदर आप देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस सबसे आगे है। ज्यादातर देखा जाता है कि इस तरह के जो चौखंबा राज के अंदर नीचे के राज्य स्तरीय जब पंचायत के चुनाव होते हैं, तो जिस पार्टी की सरकार होती है उसी को सबसे ज्यादा स्थान मिलते हैं, वही मैनेज करती है, वही सब कुछ करती है। उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों चुनाव हुए थे, जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे, गांव प्रधान के चुनाव हुए थे। उन चुनाव में देख लीजिए 75 जिलों के अंदर 74 जिलों में जिला पंचायत के सदस्य ही जो वो प्रमुख जो है जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हुए। ऐसे थे 27 जिले जिसमें विपक्ष के जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन उन्हें किसी प्रकार से मतदान में रोक दिया गया और उनको समय में उनका नामांकन नहीं होने दिया गया और वो सरकार सत्तारूढ़ दल की बन गई। ये जिस जो है सरकार की होती है, जिस पार्टी की, उसको ये एडवांटेज मिल जाता है, चाहे रोते हुए मिले, चाहे हंसते हुए मिले, चाहे लोकतंत्र की दुहाई देते हुए मिले और चाहे बल प्रयोग करके। लेकिन पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं और राज्यों की तुलना में यहाँ पर हिंसा प्रतिहिंसा, यहाँ लोकतंत्र में रक्त रंजित लोकतंत्र के चौथे खंभे की पंचायत के चुनाव होते हैं। ये बहुत ही हृदय को हिला देने वाले हैं। इस पर सभी राजनीतिक दलों को चर्चा करनी चाहिए कि अगर इसी तरह के चुनाव हैं तो इन चुनाव का मायने क्या रह गया। रक्त रंजित इतिहास का पुराना जो ग्राफ है वो भी हमने देखा है कि लेफ्ट के जमाने में भी यही स्थिति थी, जब टीएमसी ने बदलाव किया तो भी यही स्थिति है और क्या आगे भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और ऐसा बंगाल में क्यों होता है, इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन जल्दी से कांग्रेस पार्टी के नेता के पास में पहुंचूंगी। अब कांग्रेस पार्टी भी यही आरोप लगा रही है और मौन व्रत पर थी कांग्रेस पार्टी आज। कमरुज्जमा साहब, सबसे पहले मैं बंगाल का बात बोल दूं, यहाँ पे आज 40 लोगों का हत्या हुआ है बंगाल का निर्वाचन में इस बार। हम सबको मालूम है कि ये हिंसा होने वाला है, क्योंकि आगे 2018 में भी हमने देखा, 2021 में भी देखा हमने, लोगों का जान जाती है यहाँ पे। तो हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करके ये बोला है कि भाई 822 कंपनी यहाँ पे केंद्रीय वाहिनी चाहिए यहाँ पे। आज ना तो राज्य सरकार उसका जिम्मेदारी ले रहा है, ना इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले रहा है, ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसका जिम्मेदारी ले रहा है। क्यों? आखिर ये 40 लोग क्या हिंदुस्तानी नहीं है? आपने सिपाही भेजा बंगाल में एक दिन पहले, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमिश्नर ने आपको डिप्लॉयमेंट चार्ट नहीं दिया। आपको डिप्लॉयमेंट चार्ट क्या बीजेपी का दफ्तर से मिला, जो कि आप बीजेपी जहां पे गर्म है, जहां पे स्ट्रांग है, वहीं पे आपने डिप्लॉय कर दिया। आपने मुर्शिदाबाद में क्यों नहीं डिप्लॉय किया, जहां पे हिंसा सबसे ज्यादा हुआ है वहां पे? जहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है वहां पे बूथ का दखल हुआ, बैलेट पेपर छिनताई हुआ, वहां पे बैलेट बक्से को पानी फेंक दिया गया, उसको जला दिया गया। जो आंकड़े निकलकर सामने आए, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ये बात तो सच है। जमीनी हकीकत अलग है। इस बार ममता बनर्जी के पार्टी जो अब 43% का आंकड़ा दिखा रहे थे, हमारा जमीनी आंकड़ा बता रही है कि 25% से नीचे ममता बनर्जी पार्टी आ चुकी है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का ये जो साठगांठ कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे बंगाल में, ताकि वाम और कांग्रेस यहाँ पे कोई जगह ना मिले, वही दोहराते हुए पंचायत में एक सोची समझी साजिश के तहत केंद्रीय वाहिनी को अलग रखा गया सेंसिटिव बूथ से, जबकि 40 लोगों का जान गया यहाँ पे। आज हाईकोर्ट का टिप्पणी आप सुन लीजिए चित्रा जी। आज हाईकोर्ट ने क्या बोला, ये जो विनिंग सर्टिफिकेट है ये अपना घर में सजा कर रखिए, अभी तक हमने फैसला नहीं दिया, ये पंचायत का निर्वाचन का रिजल्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे। अभी कहानी बहुत बाकी है चित्रा जी। कहानी क्या हो सकती है और मौन व्रत करके कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती है? देखिए, उसी ममता बनर्जी के साथ आप लोग बंगाल के बाहर गठजोड़ करते हैं, उसी ममता बनर्जी को लेकर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पॉलिटिक्स करती है। क्या हो गया आगे की पॉलिटिक्स? आप कह रहे हैं हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जल्दी से। देखिए चित्रा जी, यहाँ पे जो देश का सवाल एक अलग तरीका से है और बंगाल का सवाल अलग तरीका से है। देश में अगर हम यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है,
तो सर, उसके बंगाल में तहत तो लोकतंत्र लड़ाई बचाएंगे हमारा- तब तो देश की लड़ाई लड़ेंगे। वही तो सवाल मैं पूछ रही हूँ कि आप ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोकतंत्र की हत्या की है, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए उन्हीं के साथ हाथ जोड़कर आप खड़े हुए हैं। मैं तो वही सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। जजमेंटल मत होइए। यहाँ पे ममता बनर्जी के साथ में हमारा गठजोड़ या वाईएसआर रेड्डी से हो या तो फिर केजरीवाल से हो या शिवसेना से हो, ये अलग मैटर है टोटली। ठीक है। लेकिन जहाँ पे नफरत का बाजार खोलेंगे वहां पे हम मोहब्बत का दुकान जरूर खोलेंगे। बंगाल में इसमें क्या कोई है? डाउट मत रहिए। जल्दी से, बंगाल में क्या है? नफरत का बाजार खुला है तो हम अपना मोहब्बत का भी दुकान खोलेंगे बंगाल में। हाँ, चित्रा जी, आप जनता गवाही क्यों देंगी। नकार रही है? लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं हो पाई ना। आपका प्रदर्शन बीजेपी, 45 उसके बाद लेफ्ट के साल बाद से भी हम- खराब रहा है, आप चौथे नंबर पर हैं। 45 साल तक हम यहाँ पे पावर में नहीं है चित्रा जी। जी। लेकिन फिर भी आज जो है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का तरफ लोगों का रुझान आ रहा है, अगर सही से निष्पक्ष चुनाव होता तो ये रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट होता। ठीक है। ये मैं बयान नहीं कर सकता। उधर क्योंकि ममता रिजल्ट बनर्जी आगे बोल रही है हमें बहुत सारे झूठे प्रचार से लड़ना है, बीजेपी ने दुष्प्रचार की सीमा पार कर दी है। सभी विरोधियों को भी शुक्रिया अदा कर रही हैं। एक पार्टी को एजेंसियां नहीं चला सकती और सभी विरोधियों को भी ममता बनर्जी की ओर से धन्यवाद दिया गया है।